हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल असम स्टेट को लेकर के। इस स्टेट में एक रिवर फ्लो होती है बराक वैली। उस रिवर वैली में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं, सबसे पहले बराक रिवर का आप फ्लो देखिए कि कौन कौन से जगह से फ्लो होती है। मणिपुर स्टेट से इसका ओरिजिन होता है, उसके बाद में मिजोरम एंड देन आसाम में फ्लो होती है और उसके बाद में लास्ट में ये बांग्लादेश जो कंट्री है उसमें एंटर हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि आसाम में जो बराक रिवर की वैली है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो मेजोरिटी में एरिया कहाँ है, आसाम में है, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया किसको, बंगाली लैंग्वेज को। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा मेजोरिटी वाला एरिया है उसमें आसामी जो लैंग्वेज है वो होना चाहिए। और ये जो पार्ट है, जो बराक रिवर वैली का जो पार्ट है, इसके लिए पहले से ही प्रोटेस्ट चल रहा था कि इसको बाइफरकेट कर दिए कि एक अलग से स्टेट हुड का दर्जा इसको दिया जाए। इसी को लेकर के ये रेगुलर प्रोटेस्ट चल रहा है। अब देखो, आपको भी पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 3 है उसके अंडर ये डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा कि कौन से स्टेट को 2 पार्ट में बांटना है, कौन से स्टेट की जो बॉर्डर लाइन है उसको चेंज करना है और कौन से स्टेट के नाम को चेंज करना है। तो ये जो स्टेट हुड का जो प्रोसीजर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। तो इसी को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो बराक रिवर वैली है उसको जहाँ पर मेजोरिटी है उसी वैली, उसी लोगों के आधार पर उसको एस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वैक्सीनेशन को लेकर के। ये जो आर्टिकल है इसमें ये फ्लो कर रखा है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें वैक्सीनेशन सही तरीके से सेम प्रोसीजर से चल रहा है। हमारे इंडिया ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को 1 बिलियन वैक्सीन डोज इंडिया में डिलीवर्ड हो चुकी हैं। सेकेंड हाइएस्ट डिस्पेंचर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबली, बट द गैप बिटवीन द proportion of population that has got at least 1 dose and that which got 2 doses is widest in India। मीन्स ऐसे लोग जिन्होंने एक वैक्सीन की डोज ले रखी है और जिन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज ले रखी है, ये जो गैप है ना वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। ये ब्लूमबर्ग ट्रैकर मैपिंग वैक्सीनेशन ट्रेंड्स ने ग्लोबली ये ट्रैक किया और उसके बाद में उन्होंने बोला कि 82% चाइना की जो पॉपुलेशन है जिन्होंने एक डोज ले रखी है और 76% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज ले रखी है। मीन्स ये रेशियो जो है वो 1.1 का है। यूएस की अगर हम बात करें 1.15 का वहाँ पर है, मतलब वैक्सीनेशन की दोनों डोज और 1 डोज लिए हुए जो लोग हैं उनमें गैप बहुत कम है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो ये गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। दिस गैप इज़ मोर देन ट्वाइस एट 2.4। 51% ने 1 डोज एंड 21.9% लोगों ने 2 डोज ले रखी हैं। तो ये जो गैप है इसको फिल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अमित शाह कश्मीर की विजिट पर गए। कारण ये था कि वहाँ पर बहुत सारा जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें उन फैमिलीज से उनको मिला जाए जो प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर देखिए ये अमित शाह, ये वो फैमिली, ये देखिए फैमिली मेंबर्स हैं इस इंस्पेक्टर परवेज अहमद की, उनकी डेथ हो गई और उसी से मिलने के लिए लोग यहाँ पर गए हैं। इस आर्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोली गई कि 5 अगस्त 2019 को जब बाइफर्केशन किया गया जम्मू एंड कश्मीर का और उसको 2 यूटीज़ में चेंज कर दिया गया, उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे बैन लगाए गए। इंटरनेट को बहुत लंबे टाइम तक बैन किया गया, कर्फ्यू यहाँ पर लगाया गया। लेकिन अमित शाह ने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि कश्मीरी लोग हैं जो हैं उनकी लाइफ को बचाने के लिए कर्फ्यू और इंटरनेट भले ही बिटर पिल है, लेकिन ये जो चीज़ है वो यहाँ के यूथ की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सेव उन्होंने किया है। टेररिज्म और डेवलपमेंट दोनों कभी भी साथ नहीं चल सकते। ऐसा नहीं है कि टेररिज्म चल रहा है, इंसर्जेंसी वाली प्रॉब्लम भी चल रही है और डेवलपमेंट भी हम अपनी तरफ से करे जा रहे हैं। पहले जब इस प्रॉब्लम को हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तभी जा कर के डेवलपमेंट पर मेजरली फोकस किया जा सकता है और तभी जा कर के उस डेवलपमेंट के रिजल्ट भी सामने आएंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर बायोडिकम्पोजर के बारे में बोला गया है। जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने जो भी पर्सनल जो भी उन्होंने देखा, उन्होंने
फील किया कि ये रिजल्ट जो बायोडिकम्पोजर बनाया गया है पूसा के द्वारा, पूसा इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया, उसके बेटर रिजल्ट आ रहे हैं। उन्होंने ये बोला, फार्मर्स ने अपनी तरफ से अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि ये बेटर सॉल्यूशन है। जब हम 2 क्रॉप्स के बीच में जब टाइम गैप काफ़ी कम होता था और उस गैप में हमें ये जो भी स्टेबल होता था इन सब को जला करके हम खत्म करके एक तरीके से जो हमारी मिट्टी है, सॉइल है, उसको हम दोबारा से प्रिपेयर करते थे नेक्स्ट क्रॉप के लिए। लेकिन ये जो गैप है, ये जो टाइम गैप होता था खरीफ के बीच में और रबी क्रॉप के बीच में काफ़ी कम होता था, जिसकी वजह से इनको जलाना पड़ता था। अब ये बायोडिकम्पोजर की वजह से फटाफट जो काम है, जो सॉल्यूशन है, वो बहुत ही जल्दी फास्टली तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो फार्मर्स का इनपुट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब उनको बहुत कम प्लो करना पड़ रहा है सॉइल को। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे उनका पेट्रोल डीजल में बहुत ज़्यादा जो खर्चा आता था वो भी काफ़ी कम आने लग गया है। ये उनके पर्सनल स्टेटमेंट हैं। ओके, यहाँ पर आप जब रीड करोगे तो आप देखोगे कि सब कुछ उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि कितना पैसा पहले खर्च होता था और प्रेजेंट टाइम में कितना पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि पहले भी हमें लगभग 10 डेज तक यहाँ पर वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था, रिलीज़ करना पड़ता था फील्ड को, ताकि फील्ड में रिलीज़ करना पड़ता ताकि उसके बेटर रिजल्ट आ सकें। लेकिन अभी भी वो सेम प्रोसीजर करना पड़ रहा है। लेकिन कारण क्या है कि जो स्टबल पहले जलाया जाता था उसको अब बायोडिकम्पोज करके एक तरीके से सॉइल में उसको दबाया जाता है, और सॉइल में जब दबाने के बाद में उसके जो रिजल्ट आते हैं वो सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो रही है, और जो फार्मर्स के जो इनपुट हैं वो भी काफ़ी कम हो रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है टूरिज्म को लेकर के। काफ़ी लंबे समय से इंडिया में भी लोग बाहर के नहीं आ रहे थे और इंडिया के लोग भी बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन जैसे ही सब कुछ धीरे धीरे ओपन होने लगा है, इंटरनेशनल ट्रिप्स के ऊपर इंडियंस जो हैं वो दोबारा से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें सबसे मेजरली अगर उन्होंने चूज किया है तो मालदीव, दुबई, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान, ये उनकी प्रिफर्ड चॉइसेज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 9 पर, यहाँ देखिए ये जो आर्टिकल है, ये जो बीच में जो पेज है ना, इनमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ऐसी नहीं है कि उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। ओके, ये जो न्यूज़ है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश आपको पता है हिली रीजन है और वहाँ पर एक तरीके से एग्रीकल्चर करना काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो वहाँ से एग्रीकल्चर वहाँ पर लोग करें, दूसरा वहाँ पर अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा केमिकल उसमें यूज़ किया जाए तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, हिली रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि हिमाचल की जो वीमेन हैं, वीमेन फार्मर्स, वो धीरे धीरे यहाँ पर इस तरीके से अपने आप को चेंज कर रही हैं कि 0 फर्टिलाइजर यूज़ करें, 0 बजट नेचुरल फार्मिंग जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को चेंज किया, और इसी को 2018 से वो अपने आप को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही हैं और उसके बेटर रिजल्ट सामने आ रहे हैं। नॉन केमिकल, लो कॉस्ट, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से लाइवलीहुड चलाना भी ईजिली हो रहा है और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी ईजिली सेव किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप अपने मीन्स आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो कि हिली रीजन्स को सेव करने के लिए किस तरीके के इनिशिएटिव हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि पॉपुलेशन भी अगर इंक्लूजन हो हर इनिशिएटिव में तो उसके बेहतरीन रिजल्ट सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 से, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो CGI NV रमन्ना, उन्होंने लॉ मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू जी से एक बात बोली है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जुडिशियल सिस्टम के लिए। हमारे यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें, उन्होंने बोला कि अभी विंटर सीजन सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, उसमें आप NJIAI नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रपोजल रखने की कोशिश कीजिए। ये इस प्रपोजल से क्या होगा कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। उन्होंने बोला कि गुड जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोर्ट्स इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एन आफ्टर थॉट, बहुत पीछे रहा है। हमने यहाँ पर कभी भी इस तरीके से नहीं सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 20,143 कोर्ट हॉल हमारे यहाँ पर अवेलेबल है और जुडिशियल ऑफिसर हैं 24,280, मतलब 620
अब इसमें से भी 620 तो रेंटेड हॉल्स हैं। 26% ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज डू नॉट हैव सेपरेट लेडीज टॉयलेट एंड 16% डू नॉट हैव जेंट्स टॉयलेट। ओनली 54% ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज हैव प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। ओनली 5% ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज हैव बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज। ओनली 32% ऑफ कोर्ट रूम्स हैव सेपरेट रिकॉर्ड रूम्स। ओनली 51% ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज हैव ए लाइब्रेरी. Only 27% of courtrooms have computer placed on the judge dais with video conferencing facility, according to international research published in 2018. Failure to deliver timely justice cost the country as much as 9% of annual GDP. यहाँ पर कुछ लैकिंग हो रहा है इंडिया में जुडिशियल सिस्टम में, और ये सब कुछ इस अथॉरिटी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो ईजीली जो फास्टर तरीके से प्रोग्राम है वो भी इम्प्लीमेंट होने लग जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही अपना कंप्लीटली फिजिकल हियरिंग स्टार्ट करता है उसके बाद में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो वेटिंग में गिरे हुए हैं और उनके ऊपर डिस्कशन रिजल्ट आना बाकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 11 से, फॉरेन पेज से है ये जो आर्टिकल है। एक सेकेंड, रशिया और चाइना जो कंट्री है उन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है उनमें जॉइंट पेट्रोलिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। जापान ने तो ये भी आरोप लगाए हैं कि सुगारू जो स्टेट है, सुगारू स्टेट कहाँ है, यहाँ पर आप मैप देखिए, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, चाइना और रशिया ये दोनों कंट्री इन्होंने वेस्ट पैसिफिक ओशन में अपनी तरफ से अपना जो प्रोसीजर स्टार्ट किया है कि हम इस एरिया को सेव करेंगे, ओपन करेंगे, फ्री करेंगे। लेकिन सुगारू स्टेट कहाँ है, जापान का जो होक्काइडो आइलैंड है और जो मेन आइलैंड है उसके बीच में है सुगारू स्टेट। जापान ने ये क्लेम किया है कि इनके जो भी वेसल हैं वो इस एरिया से पास हुए हैं और ये जो एरिया है वो तो इंटरनेशनल लॉ के अंडर आता है। लेकिन इस तरीके से जो कोशिश की गई है उनकी पेट्रोलिंग करने की वो एक कंसर्न क्रिएट करती है। जिस तरीके से हमारे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में बहुत सारे कंट्री मिल करके उसको फ्री एंड फेयर डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे चाइना और रशिया भी अपनी तरफ से पेट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो स्टेट का नेम है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आपको अच्छे से व्यू करना है कि वहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हमने देखा ये देखो होक्काइडो है और ये कौन सा आइलैंड है, क्या नाम है, ये आपको होन्शु आइलैंड, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो स्टेट है कौन कौन से वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पेज नंबर 12 साइंस पेज से, एक सेकेंड, हाँ इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर स्टडी की गई है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 40 लेक्स नॉर्थ अमेरिका की, 80 लेक्स यूरोप की और एशिया की 2 लेक्स को इसमें कंक्लूजन किया गया, स्टडी किया गया, तो ये बात सामने आई कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो लेक्स है वो 6 टाइम्स फास्टर इन द ईयर फ्रॉम 1992 टू 2016, 1992 से 2016 के बीच का जो टाइम गैप है उसमें 6 गुना ज़्यादा जल्दी से गर्म हुई है। मतलब वहाँ की जो लेक्स है उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर आर्टिकल है बूस्टर डोज को लेकर के। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि उनकी जो एफिकेसी है डोजेस की वो कम हो सकती है, इसीलिए उन लोगों को बूस्टर डोज देनी चाहिए। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बूस्टर डोज देना सही है, बहुत सारे कंट्रीज दे भी रहे हैं, लेकिन एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए कि उसकी एफिकेसी क्या है, क्या ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, ये सब कुछ इम्प्लीमेंट उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ FAQ पेज से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस से लेकर के है। अभी एक इशू आपने और हमने डिस्कस किया था कि एक फ्रेंच मैन्युफैक्चर कंपनी है जो राइस फ्लोर बनाती है, मतलब हमारे यहाँ से राइस मंगवाती है और फिर उसको राइस फ्लोर में चेंज किया जाता है। वहाँ पर उसने ये माना कि उनके जो भी फ्लोर है उसमें कंटेमिनेटेड राइस को देखा गया। अब उन्होंने आरोप लगाया कि हमने इंडिया से भी मंगवाया था और इसमें जो भी राइस फ्लोर है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का है। रिसर्च किया जाता है, टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, तो ये सारी बातें सामने आई। हालांकि इंडिया ने अपनी तरफ से बोला कि नहीं हमारे यहाँ पर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस है उसको उगाया ही नहीं जाता है, सिर्फ 1 क्रॉप ऐसी है BT कॉटन जिसको हमारे इंडिया में उगाया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को। वैसे अगर हम बात करें तो पूरे बेसिक लेवल पर बहुत सारी क्रॉप ऐसी डेवलप भी की गई जिनका यूज़ किया जा सकता है।
अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती क्या है? ऐसी क्रॉप जिसमें आप इंसर्ट करते हो कुछ जेनेटिक मटेरियल कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में कुछ बेटर क्वालिटी है उसके जीन को इसमें इंसर्ट किया जाता है ताकि ये जो नई क्रॉप बने उसमें न्यू प्रॉपर्टी आए, उसकी यील्ड जो है वो इंक्रीज हो, हर्बिसाइड को लेकर के टॉलरेंस इंक्रीज हो, डिजीज और ड्रोट को लेकर के रेजिस्टेंस क्रिएट हो और न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जीएम राइस बनाए गए थे या जीएम क्रॉप बनाई जाती है। लेकिन मेन कारण ये था कि इसको बंद कर दिया गया क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंट्री ने मना किया, लेकिन जब बेसिक लेवल पर ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखा तो महाराष्ट्र में कुछ फार्मर्स के सामने ये देखने को मिला कि वहाँ पर इस तरीके की क्रॉप जो है उसको उगाया जा रहा है। अब ये इस आर्टिकल में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडियन फार्मर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो वर्ल्ड का टॉप राइस एक्सपोर्टर के रूप में इंडिया एग्जिस्ट करता है। मतलब इंडिया हर साल अगर अब बात करें तो 18 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स को सेल करता है और जिससे 65,000 करोड़ रुपए हर साल कमाता है, जिसमें बासमती राइस जो है वो एक मेजरली रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी कंट्री हैं, 75 कंट्रीज विच बाई इंडियन राइस, वेस्ट एशियन नेशन, यूएस, यूके बिगेस्ट importer of basmati, while the majority of non-basmati rice goes to African countries and Nepal and Bangladesh। अब इंडियन फार्मर को लेकर के प्रॉब्लम ये होगी कि जो पहले इतना एक्सपोर्ट हम कर पा रहे थे, हो सकता है कि उससे हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको हिट हो ये बात, उनका जो भी एक्सपोर्ट है वो इससे क्या होएगा, प्रॉब्लम होएगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं, अब देखना होगा कि इसका क्या रिजल्ट निकल करके सामने आता है। अब देखो, इन द फेस ऑफ न्यू एडवांसेज इन राइस रिसर्च, साइंटिस्ट एंड फार्मर से द रेगुलेटरी रेजिम नीड टू बी स्ट्रेंथन्ड फॉर द सेक ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट कंज्यूमर्स। अगर आपको किसी चीज़ को हमारे यहाँ पर डोमेस्टिकली यूज़ करना है या उसको एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो आर्टिकल है प्रेजेंट टाइम में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम देख पा रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमारा उत्तराखंड जो स्टेट है, इसके अलावा जो केरला स्टेट है वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम, हैवी रेन देखने को मिल रही है जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्यों फेस कर रहा है। फेस करने का कारण ये है कि हमारे दोनों तरफ साउथ एरिया में वाटर बॉडीज़ है और वाटर बॉडीज़ पहले बे ऑफ बंगाल जो है वो ही हमारे यहाँ पर हॉट रहती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पर तूफान हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो अरेबियन सी है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग इसका जो वाटर टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होने लग गया, जिसकी वजह से जब ये रिट्रीटिंग मानसून जब होता है हमारे इंडिया में तो वैसे भी पहले ये जो एरिया है हमारा साउथ ईस्ट वाला एरिया, यहाँ पर हैवी रेन होती थी। तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता था, लेकिन ये जो एरिया है इसकी वजह से जब हैवी रेन हो रही है तो यहाँ पर ये जो रीजन है वो वेस्टर्न घाट है, इसमें जो हिली रीजन है उसमें एक तरीके से लैंडस्लिप वाले जो इशू हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर जो हैवी रेन होने की वजह से जो डेथ्स हैं उनकी संख्या नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोफाइल पेज पर वेस्टर्न घाट के बारे में यही आर्टिकल बता रखा है कि किस तरीके से ये जो वेस्टर्न घाट है वो एक बायोडाइवर्सिटी रिच हॉट स्पॉट है। मतलब इतनी हैवी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से इसका यूज़ किया जा रहा है उससे ये जो एरिया है वो काफ़ी डैमेज हुआ है और डैमेज होने की वजह से यहाँ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। गाडगिल कमेटी आई थी इस एरिया को लेकर के कि इस एरिया में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सब कुछ रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।